नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द भेद के अंतर्गत क्रिया की परिभाषा, भेद, प्रश्नार्थक क्रिया, सहायक क्रिया के बारे में सविस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। पहले क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, हंसना, पीना, दौड़ना आदि। अब आते हैं हम क्रिया के भेद देखते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखते हैं और उसको उदाहरण। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। हिंदी में वाक्य रचना में पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, इस तरह से वाक्य रचना होती है। आते हैं उदाहरण देखते हैं। जैसे रूपा आम खाती है, ये वाक्य ऐसा ही हम लिख सकते हैं कि रूपा खाती है। तो रूपा खाती है। अब यहाँ ऐसा लिख दिया गया रूपा आम खाती है। रूपा आम खाती है, रूपा क्या हो गया? कर्ता हो गया। आम क्या हुआ? कर्म हुआ। और खाना क्या है? क्रिया है। लेकिन ये सकर्मक क्रिया क्यों है? क्योंकि क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ रहा है। क्रिया का फल सीधा सीधा कर्म पर पड़ने के कारण यह क्रिया सकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा वाक्य देखें। डेविड पढ़ता है, इतना लिखते हैं। तो इस वाक्य में डेविड क्या हुआ? कर्ता हो गया। पढ़ना क्या हुआ? क्रिया हो गया। अर्थात डेविड पढ़ता है तो उसमें कर्म न होने के कारण हुआ वाक्य, फिर सकर्मक क्रिया नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया? डेविड पुस्तक पढ़ता है। डेविड पुस्तक पढ़ता है तो डेविड क्या हो गया? डेविड यहाँ पर आपका कर्ता हुआ और पुस्तक कर्म हो गया और पढ़ना क्रिया हो गई। तो यह कैसी क्रिया हो गई? अर्थात पढ़ना, डेविड पढ़ता है, इसका क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, क्रिया का फल कर्म पर पड़ने के कारण यह सकर्मक क्रिया हुई। अर्थात एक और इसका साधारण सा उदाहरण और जान लीजिए कि जब हम यह देखें, प्रश्न करें क्या, किसे, किसको, इसका उत्तर मिले उस वाक्य में तो समझना चाहिए कि वह क्रिया सकर्मक क्रिया है। जैसे देखिए, रूपा क्या खाती है? पहला प्रश्न किया गया तो उत्तर मिल गया रूपा आम खाती है। इसका मतलब इस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, इससे सकर्मक क्रिया हो गई। अब डेविड पुस्तक पढ़ता है। डेविड क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। इस तरह से क्या पढ़ता है अर्थात क्या, किसे, किसको करने पर जब उसका अर्थ मिले तब समझ लीजिए कि वहां पर क्रिया कैसी हुई? सकर्मक क्रिया हुई। दूसरी क्रिया देखते हैं, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिन क्रियाओं का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़े, अर्थात जिन क्रियाओं का फल या प्रभाव सीधा सीधा कर्ता पर पड़े, अर्थात जिन कर्म न हो, जिस वाक्य में कर्म न हो, क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वाक्य बताया अभी आपको कि रोहन खेलता है। रोहन खेलता है अर्थात इसमें रोहन क्या है? कर्ता है और खेलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। अर्थात इसमें यानी क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। इस वाक्य में कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, अर्थात कर्म न होने के कारण ही यह कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। अर्थात जिन क्रियाओं का प्रभाव सीधा सीधा कर्ता पर पड़े, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहते हैं। मोहन खेलता है, सीमा लिखती है। तो इसमें कर्म न होने के कारण ये लिखना, खेलना, ये सभी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब आते हैं इसमें धातुओं की दृष्टि हम देखते हैं, क्रिया के कुछ और रूप देखते हैं कि प्रेरणा, पहली एक क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कर्ता स्वयं कार्य न करके
जहां पर कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को प्रेरित करे, कार्य करने के लिए दूसरे को प्रेरित करे, ऐसी क्रियाओं को हम प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे इसके तीन धातुओं का आधार पर तीन रूप हैं, मूल, द्वितीय और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं। अब जैसे वह यहीं पर रोहन डेविड पुस्तक पढ़ता है, तो डेविड पुस्तक सोहन से पढ़वाता है, डेविड पुस्तक सोहन से पढ़वाता है, ऐसा लिख दिया जाए, रोहन से पढ़वाता है। अर्थात कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य पुरुष से, किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाता है, तो ऐसी क्रियाएं क्या होंगी, वो प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। पढ़ना प्रेरणार्थक क्रियाएं, इसमें मूल धातु क्या है, पढ़, तो पहले रूप में क्या जुड़ गया, ना, और इसका जब हम द्वितीय रूप में बदलेंगे तो इसमें आना जुड़ा तो पढ़ाना हुआ, पढ़ाना हो गया, और इसमें वाना जोड़ दिया तो पढ़वाना हो गया, तृतीय प्रेरणार्थक। वैसे उड़ पक्षी उड़ रहे हैं, तो उड़ क्या है, मूल क्रिया हो गई, मूल धातु हुई, तो उसमें ना जोड़ दिया पहले रूप में, दूसरे में क्या जोड़ेंगे, आना, उड़ाना, और तीसरे में वाना जोड़ेंगे तो उड़वाना हो जाएगा। इस तरह से चलना, चलाना, चलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, ये सभी क्या है, प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। इसका मूल धातु हुआ, द्वितीय प्रेरणार्थक और तृतीय प्रेरणार्थक। अब वाक्य में हम देखते हैं कभी कभी सहायक क्रिया भी पूछी जाती है कि सहायक क्रिया होती है, तो मुख्य क्रिया के अर्थ को पूर्ण एवं स्पष्ट करने वाली क्रिया को, मुख्य क्रिया के अर्थ को पूर्ण एवं स्पष्ट करने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने सवाल हल कर डाला, तो मैंने सवाल हल कर डाला, हल करना क्या हुआ, मुख्य क्रिया है, और कर डाला अर्थात ये जो है हल करने के अर्थ को, अर्थात ये क्या कर रहा है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को पूर्ण कर रहा है। मुख्य क्रिया क्या है, हल, इसके अर्थ को पूर्ण कर रहा है कौन, कर डाला। तो करना और ये कर डाला क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गई, सहायक क्रिया हो गई। दूसरा उदाहरण देखिए, हम सोए हुए थे, तो मुख्य क्रिया क्या है, सोना, सोए हुए थे, हुए मतलब होना, अर्थात सोए हुए, हुए क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया हो गई। इस तरह से एक संयुक्त क्रिया भी है। संयुक्त क्रिया के बारे में एक सीधा सा उदाहरण है कि संयुक्त क्रिया का निर्माण कैसे होता है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाएं जब आपस में जुड़ जाती हैं, संयुक्त क्रिया अर्थात मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाएं जब आपस में जुड़ती हैं तो संयुक्त क्रिया निर्माण होती है। इसकी परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनी क्रिया को, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखते हैं, अर्थात यह दृश्य देखकर मैंने हंस दिया, यह दृश्य देखकर मैं हंस दिया, हंस दिया, हंसना क्या हो गया, अर्थात आपको बताया गया था मुख्य क्रिया, और दिया क्या हो गया, ये सहायक क्रिया। इन दोनों का संयोग होने के कारण ये हंस दिया क्या हुआ, संयुक्त क्रिया हुआ। बहुत सरल सा है ये उदाहरण कि अर्थात मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को मिलाने के बाद क्या बन गया, ये संयुक्त क्रिया बन गई। दूसरा उदाहरण, कार्य पूरा होने पर मैं वहां से चला, या चल दिया या चल पड़ा, कार्य चल पड़ा, मैं वहां से चल पड़ा, तो चलना और पढ़ना, चलना मुख्य क्रिया और पढ़ा सहायक क्रिया, इन दोनों का संयोग हुआ, अर्थात ये संयुक्त क्रियाएं हुई। तो मित्रों, आज हमने शब्द भेद के चार जो भेद थे, अर्थात उन चारों में विकारी और अविकारी, अर्थात में उसमें हमने क्या किया, चारों विकारी में आपको संज्ञा की जानकारी दे दी है, सर्वनाम की, विशेषण की, और आज क्रिया के बारे में उसकी परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरण के बारे में आपको जानकारी दी गई। नमस्कार, इसके आगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।